दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण। अगर हम मध्य प्रदेश में वनों के वर्गीकरण की बात करें तो सामान्यतः मध्य प्रदेश में वनों को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है या 5 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे भौगोलिक आधार पर, प्रशासनिक आधार पर, वनों की प्रजाति के आधार पर या वृक्षों की प्रजाति के आधार पर, क्षेत्रीय प्रादेशिकता के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। देखिए 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। अगर हम नंबर 1 की बात करें तो भौगोलिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। नंबर 2 प्रशासनिक आधार पर, प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। नंबर 3 है वृक्षों की प्रजाति के आधार पर। किसके आधार पर? वृक्षों की प्रजाति के आधार पर, प्रजाति के आधार पर। और जो नंबर 4 है क्षेत्र या प्रादेशिकता के आधार पर, प्रादेशिकता के आधार पर। और जो नंबर 5वां है स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। दोस्तों वनों को 5 इन भागों में विभाजित किया गया है। किन किन भागों में? भौगोलिक आधार पर, प्रशासनिक आधार पर, वृक्षों की प्रजाति के आधार पर, क्षेत्रीय एवं प्रादेशिकता के आधार पर या स्वामित्व के आधार पर। तो हमें इन 5 भागों में वनों को वर्गीकृत किया गया है, इन्हें विस्तार से पढ़ना है। इनमें हमें ये भी देखना है कि यहाँ से एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी चर्चा करना है। तो इन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे भौगोलिक आधार पर वनों का वर्गीकरण की बात करें दोस्तों, भौगोलिक आधार पर मध्य प्रदेश में वनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। कितने भागों में विभाजित किया गया है? भौगोलिक आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन सा? उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, यहाँ लिख लो उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन। और जो दूसरा है पर्णपाती वन, और शुष्क पर्णपाती वन। कौन सा? शुष्क पर्णपाती वन। तो इन 3 भागों में यानी उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन, भौगोलिक आधार पर इन 3 भागों में वनों को विभाजित किया गया है या इन 3 वर्गों में वनों को विभाजित किया गया है। साथियों उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन की बात करें तो इस प्रकार के वन उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? जहां 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है?
अगर हम पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश के सभी जिले लगभग 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले जिले हैं। तो यहाँ उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगर हम इन जिलों की बात करें, सीधी हुआ, सिंगरौली हुआ, डिंडोरी हुआ, अनूपपुर हुआ, है ना, बालाघाट हुआ, मंडला हुआ, इत्यादि जिले जो मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले हैं, यहाँ कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन आते हैं। इन वनों में लगभग कौन से पेड़ वृक्षों की बात करें तो साल वृक्ष, कौन सा? साल, सगोना, शीशम, पीपल, ठीक है, जामुन आदि। साल, सगौना, शीशम, पीपल, जामुन आदि ये वृक्ष कैसे वृक्ष हैं? उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन हैं। इन्हें उस स्थान पर होते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। दोस्तों, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक किस वृक्ष का, यानी वृक्ष सर्वाधिक कौन सा वृक्ष पाया जाता है? अगर सर्वाधिक जंगल की बात करें तो सगोना वृक्ष। कौन सा वृक्ष? सगोना। मध्य प्रदेश में सगोना वृक्ष का जंगल सर्वाधिक है। किसका है? सर्वाधिक, सगोना। सगोना मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है। वृक्षों के क्षेत्रफल की तुलना में सगोना मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है। और साल, अगर हम भारत के वृक्ष क्षेत्रफल की बात करें तो भारत के जो वृक्षों का क्षेत्रफल है, वन क्षेत्रफल है, उसमें सर्वाधिक वृक्षों की बात करें तो साल, यानी भारत के क्षेत्र दृष्टि से साल वृक्ष सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है। पर्णपाती वन क्या होते हैं? दोस्तों, जहां 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है, 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा वाले क्षेत्र में पर्णपाती वन उगते हैं, यानी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगर हम इन वनों की बात करें, पर्णपाती वन लगभग कौन से हैं? जैसे खैर हुआ, है ना, हर्र हुआ आदि। इस प्रकार के वृक्ष पर्णपाती वनों में आते हैं। और फिर शुष्क पर्णपाती क्या है? शुष्क पर्णपाती साथियों, जहां 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, किससे वर्षा कम होती है? 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ऐसे क्षेत्रों में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ लगभग कांटेधारी वृक्ष होते हैं। जिन वृक्षों में कांटे होते हैं वहाँ शुष्क पर्णपाती वन पाए कहलाते हैं, जैसे बबूल, कीकड़। मतलब जिन वृक्षों में कांटे पाए जाते हैं वो कैसे वृक्ष कहलाते हैं? शुष्क पर्णपाती वृक्ष कहलाते हैं। और लगभग 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं। किस वन में पाए जाते हैं? जहाँ 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ कांटेधारी वृक्ष पाए जाते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे प्रशासनिक आधार पर वन। किसके आधार पर? प्रशासनिक आधार पर। प्रशासनिक आधार पर साथियों, प्रशासनिक आधार पर भी वनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में विभाजित किया गया है। संरक्षित वन, आरक्षित वन
आरक्षित वन, संरक्षित वन, और तीसरा है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन यानी प्रशासनिक आधार पर भी वनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। संरक्षित वन, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। अगर हम आरक्षित वन की बात करें तो मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्रफल का लगभग 65% आरक्षित वन है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, आरक्षित वन के क्षेत्रफल की बात करें तो 61,886 वर्ग किलोमीटर में यह वन फैला हुआ है, जो मध्य प्रदेश की कुल वन क्षेत्रफल का कितना है, 65% है। ये पूछा जाता है कि आरक्षित वन का क्षेत्रफल कितना है, 61,886 वर्ग किलोमीटर में यह विस्तृत है। मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्रफल की बात करें तो 65% है। अगर हम संरक्षित वन की बात करें, संरक्षित वन कितना है दोस्तों, 31,098 किलोमीटर में यह फैला हुआ है। कौन सा, संरक्षित वन। यह मध्य प्रदेश की कुल क्षेत्रफल का कितना है, 33% है। कौन सा, संरक्षित वन। अवर्गीकृत वन 1,705 किलोमीटर पर विस्तृत है। यह मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्रफल का लगभग 2% है। ये सारे परसेंट जो हैं, किलोमीटर जो है एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की इनकी संभावना, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर हम संरक्षित वन की बात करें, आरक्षित वन की बात करें, अगर हम आरक्षित वन की बात करें, साथियों यहाँ पर प्रशासन के नियम बहुत कठोर होते हैं। पूछ लिया जाता है पेपर में कि प्रशासन के नियम किस क्षेत्र में सबसे अधिक कठोर होते हैं, संरक्षित वन या आरक्षित वन या अवर्गीकृत वनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रशासन के नियम आरक्षित वनों में सर्वाधिक कठोर होते हैं। इस जंगल में, इसमें आवागमन करना, घूमना, पशु चारण करना, लकड़ी काटना दंडकारी होता है, यानी इस पर निषेध होता है। पशु चारण करना, आवागमन करना, लकड़ी काटना, निषेध होता है। नहीं, इसमें ना तो अपन घूम सकते हैं, ना लकड़ी काट सकते हैं, और ना ही पशु चारण कर सकते हैं। किसमें, आरक्षित वनों में। यहाँ में प्रशासन के नियम बहुत कठोर होते हैं। संरक्षित वनों की बात करें तो संरक्षित वनों में प्रशासन के नियम थोड़ी कमज़ोर होते हैं। यहाँ घूम सकते हैं, पशु चारण कर सकते हैं, लेकिन विभिन्न विशेष परिस्थितियों में यहाँ से लकड़ी भी काट सकते हैं। यहाँ प्रशासन के नियम कमज़ोर होते हैं। किसके नियम कमज़ोर होते हैं, प्रशासन के नियम कमज़ोर होते हैं। अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वनों पर प्रशासन का ध्यान कम रहता है। यहाँ पर लकड़ी भी लुक बाग काट सकते हैं, है ना, पशु चारण भी कर सकते हैं, घूम भी सकते हैं। थोड़ा प्रशासन की जो नज़र होती है इस क्षेत्र पर कम होती है। ये तो हमारा प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। इसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखेंगे वनों की प्रजाति के आधार पर वनों का वर्गीकरण। किसके आधार पर, वृक्षों की प्रजाति के आधार पर। जो हमारा तीसरा है, वृक्षों की प्रजाति के आधार पर, वृक्षों की प्रजाति के आधार पर, प्रजाति के आधार पर वन। अगर हम वृक्षों की प्रजाति के आधार पर, वैसे मध्य प्रदेश में वनों की विविधता पाई जाती है, लेकिन हमें क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना है, तो जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, अभी तक पूछे गए हैं, हमें वही लगभग वनों से पढ़ना है। जैसे हम सगौना की बात करें, सगौना, अगर हम मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्रफल की बात करें
तो 17.8%, कितने 17.8% वन क्षेत्रफल पर सगोना वृक्ष पाया जाता है, जो सर्वाधिक है। कैसा है? सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक मध्य प्रदेश में सगोना वृक्ष का जंगल पाया जाता है। कितना पाया जाता है? कुल वन क्षेत्रफल का 17.18% पाया जाता है। साथियों, इसका संकेंद्रण कहाँ है, मतलब ये मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? अगर मध्य प्रदेश में इसके मुख्य रूप के संकेंद्रण की बात करें तो होशंगाबाद जिले में एक बोरी घाटी है। कहाँ है? बोरी घाटी, बोरी घाटी होशंगाबाद। यहाँ सर्वाधिक सगौना पाए जाते हैं। जबलपुर, बैतूल, सागर, है ना, इत्यादि जिलों में और भी जिले हैं, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से सगौना वृक्ष पाए जाते हैं। कहाँ? जैसे अगर हम सगौन, एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, सगौना वृक्ष का रासायनिक नाम क्या है या वनस्पति नाम क्या है? किसका? वनस्पति नाम किसका? सगौना वृक्ष का। सगौना वृक्ष का वनस्पति नाम क्या है? ये बार बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। अगर हम इसके वनस्पति नाम की बात करें तो टिक्टोना ग्रैंडिस। कौन सा? टिक्टोना, टिक्टोना ग्रैंडिस। क्या नाम है? टिक्टोना ग्रैंडिस, यानी सगौना वृक्ष के वनस्पति नाम, सगौना का वनस्पति नाम क्या है? टिक्टोना ग्रैंडिस। क्या नाम है? टिक्टोना ग्रैंडिस। सगौना की जो लकड़ी है साथियों, यह इमारत उद्योग के काम आती है। किसके काम आती है? इमारत उद्योग के काम आती है। सगौना वृक्ष की लकड़ी किसके काम आती है? इमारत उद्योग के काम आती है। किसके काम आती है? इमारत उद्योग के काम आती है। साथियों, सगौना लकड़ी में एक ग्रेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्रेन पाया जाता है, ग्रेन पाया जाता है, सॉरी। सगौना की लकड़ी में ग्रेन पाया जाता है, जिसके कारण वह सुंदर दिखाई देती है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि सगौना की लकड़ी में ऐसा क्या पाया जाता है जिससे वह चमकीली और सुंदर दिखाई देती है? दोस्तों, उसमें ग्रेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्रेन पाया जाता है। यह लकड़ी के बीचों बीच होता है। क्या पाया जाता है? ग्रेन पाया जाता है, जिसके कारण वह सुंदर दिखाई देती है। किस में पाया जाता है? सगौना वृक्ष में पाया जाता है। हम दूसरे साल वृक्ष को देख लेते हैं। साल वृक्ष, साल वृक्ष की बात करें तो साल मध्य प्रदेश में कुल क्षेत्रफल वनों की दृष्टि से देखा जाए तो 16.54% क्षेत्रफल पर साल वृक्ष पाया जाता है। कुल वन क्षेत्रफल कितना है? 16.54% वन क्षेत्रफल, यानी दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश में साल वृक्ष पाए जाते हैं। पहले नंबर पर सगौना वृक्ष पाए जाते हैं, दूसरे नंबर पर कौन वृक्ष पाए जाते हैं? साल वृक्ष पाए जाते हैं। साल वृक्षों का संकेंद्रण साथियों पूर्वी जलों में पाया जाता है। तो वहीं होता है जहाँ 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। एक्चुअली में ये उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन है, तो कहाँ पाया जाता है? जहाँ 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो इनका मुख्य रूप से संकेंद्रण कहाँ होता है? जैसे बालाघाट हुआ, सिवनी हुआ, है ना, मंडला हुआ, अनूपपुर हुआ, ये पूर्व जिले हैं। यहाँ साल वृक्ष का संकेंद्रण पाया जाता है। कुल वन क्षेत्र कितना है साथियों? इसकी लकड़ी से रेलवे के स्लीपर बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? स्लीपर बनाने के काम आती है। इसकी लकड़ी स्लीपर बनाने के काम आती है। अगर हम स्लीपर के कारखाने की बात करें तो सीहोर जिले की बुधनी में, कहाँ? सीहोर जिले की बुधनी में
रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना है और यहाँ इसी साल वृक्ष की लकड़ी से स्लीपर बनाए जाते हैं। किसकी लकड़ी से स्लीपर बनाए जाते हैं? साल वृक्ष की लकड़ी से स्लीपर बनाए जाते हैं, साल वृक्ष की लकड़ी से। कहाँ? बुधनी में। दोस्तों यहीं के शिवराज सिंह हैं जो अपने एमपी के मुख्यमंत्री हैं, वो इसी बुधनी के निवासी हैं। ऐसी सीहोर ज़िले में बुधनी पड़ता है, यहाँ बुधनी तहसील है सीहोर ज़िले की। इसी बुधनी से मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह निवास करते हैं। उन्होंने यहाँ साल वृक्ष की लकड़ी से स्लीपर बनाने का कारखाना यही है। कहाँ है? बुधनी में है। गौण संपदा की बात करें, गौण संपदा सॉरी, और अगर हम मिश्रित वनों की बात करें तो मुख्य रूप से दो ही वृक्ष थे जिन्हें एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। साल वृक्ष हुआ, सगोना वृक्ष, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। हाँ सॉरी, अगर हम साल वृक्ष के वनस्पति के नाम करें, जो साल वृक्ष है इसका वनस्पति नाम, वनस्पति नाम, अगर हम साल वृक्ष के वनस्पति नाम की बात करें तो इसका नाम है सोरिया रोबोस्टा। क्या नाम है? सोरिया रोबोस्टा। साल वृक्ष का वनस्पति नाम क्या है? सोरिया रोबोस्टा। हम अवर्गीकृत वन यानी मिश्रित वन, मिश्रित वन, मिश्रित वनों के अंतर्गत लगभग सभी वन आ जाते हैं, जैसे कीकड़ हुआ, बबूल हुआ, पीपड़ हुआ, साल हुआ, लगभग वे वन जो सभी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं अधिकांशतः, उन्हें हम मिश्रित वन कहते हैं। मिश्रित वनों से लगभग क्वेश्चन तो पेपर में बनते नहीं है, तो इससे ज़्यादा रिस्क। हाँ, जैसे मेंस लिखते हैं, MBBS के मेंस लिखते हैं तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लीजिए, मध्य प्रदेश वनों का वर्गीकरण कीजिए, तो इससे संबंधित हमें सब वन लिखना पड़ेंगे। एक्चुअली हमें तो फैक्ट पढ़ना है, तो फैक्ट में यहाँ से कोई वो नहीं है। बांस, क्या पढ़ना है? बांस। दोस्तों अगर हम बांस के रासायनिक नाम की बात करें, वनस्पति नाम की बात करें, कौन सा नाम? वनस्पति नाम। तो इसका जो वनस्पति नाम होता है बांस का, वो होता है डेंड्रोटा बांस का जो वनस्पति नाम है डेंड्रोटोकैलिमस रिक्टस, डेंड्रोटोकैलिमस स्टिक्स, डेंड्रोटोकैलिमस स्टिक्स। ये बांस का क्या होता है? वनस्पति नाम है, डेंड्रोटोकैलिमस और स्टिक्स है बांस का वनस्पति नाम। साथियों इसका उपयोग कागज बनाने में किया जाता है। किसके बनाने में किया जाता है? कागज, कागज बनाने में उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? बांस का उपयोग कागज बनाने में किया जाता है। यह मुख्य रूप से लगभग मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों में पाया जाता है, लेकिन अगर मुख्य रूप से बात करें, मुख्य रूप से तो है बालाघाट, जबलपुर, बालाघाट, जबलपुर, सिवनी आदि जिलों में इसका संकेंद्रण। सर्वाधिक बांस बालाघाट जिले में पाए जाते हैं। अगर कोई एक जिले की बात करें कि बांस सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो वो है बालाघाट जिले में। कहाँ पाया जाता है? बालाघाट जिले में। गौण संपदा, कौन सा? गौण संपदा। गौण संपत्ति क्या होती है? साथियों गौण संपत्ति, संपदा वह संपत्ति है जो वनों से प्राप्त की जा सकती है, जंगलों से प्राप्त, जैसे वनस्पति सॉरी हाँ वनस्पति से प्राप्त की जाती है जो संपत्ति, उसे गौण संपत्ति कहते हैं।
जैसे जड़ी बूटियों को बेच के जो संपत्ति प्राप्त की जाती है उसे, इसके अंतर्गत अगर हम वृक्षों की बात करें, गौण संपदा के अंतर्गत लाख है, तेंदुपत्ता है, कत्था है, हर है। कौन सा? लाख, तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ता, हर है आदि औषधि पौधे, सभी औषधि पौधे, सभी औषधि पौधे। यहाँ से जो संपत्ति अर्जित की जाती है इसे हम गौण संपत्ति कहते हैं। क्या कौन संपदा कहते हैं? गौण संपदा कहते हैं। यहाँ का एक वृक्ष और पढ़ना है वहाँ, तेंदुपत्ता। क्या पढ़ना है? तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ता। दोस्तों तेंदुपत्ता देश में सर्वाधिक मध्य प्रदेश में उत्पादित किया जाता है। कहाँ किया जाता है? देश में, यानी भारत में, देश में सर्वाधिक कहाँ उत्पादित किया जाता है? मध्य प्रदेश में उत्पादित किया जाता है तेंदुपत्ता। लगभग 61% मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है। तेंदुपत्ते से बीड़ी बनाई जाती है, बीड़ी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? तेंदुपत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। जो तेंदुपत्ता का संकेंद्रण है मध्य प्रदेश में वो कहाँ कहाँ, अगर हम जिलों की बात करें तो सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, मतलब जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है यहाँ पर तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अगर सर्वाधिक एक जिले की बात करें तो है सागर जिला। दोस्तों जब मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया कब? 1971 में, 1970 में मध्य प्रदेश से वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया। क्या किया गया? वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1970 में वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण किया गया। इस राष्ट्रीयकरण में सबसे पहले तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण किया गया। किसका किया गया? तेंदुपत्ता का। तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण किया गया। जब मध्य प्रदेश में 1970 में वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो सबसे पहले तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण किया गया। किसका किया गया? मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1970 में मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया। सबसे पहले किस वृक्ष का पत्ते का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो नाम आता है तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण किया गया। किसका किया गया? तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण किया गया। दोस्तों 1988 में, कब? 1988 में मध्य प्रदेश सरकार ने तेंदुपत्ता के लिए नीतियां बनाई। क्या बनाई? तेंदुपत्ते के लिए, तेंदुपत्ते के लिए नीतियां बनाई कि तेंदुपत्ते का कैसा उपयोग किया जाए, इसे कैसा खरीदा जाए, इस प्रकार से कारखाने कहाँ लगाए जाए, इस प्रकार से यहाँ नीतियाँ बनाई गई। कहाँ? मध्य प्रदेश में। ये तो हुआ हमारा आज का सेशन। आज के लिए यहीं सबको समाप्त करते हैं। नमस्कार।